नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत के इस समय जो हालात हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर जगह चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी 2000 के नोट का जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, हालांकि सरकार इसको चेंज ओवर कह रही है या चेंजिंग ऑफ करेंसी कह रही है, जिस भी नाम से बुलाया जाए, ये लीगल टेंडर नहीं है। मार्केट में ये चलाया नहीं जा सकता है, ये नहीं चल रहा है मेरे अनुभव के हिसाब से। बैंकों में चल रहा है, वो सिर्फ लेकर आपको दूसरे नोट दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा राजनीतिक ताना बाना है, कर्नाटक के चुनाव के बाद उसमें कुछ मूलभूत बदलाव हुए हैं। वो बदलाव क्या संकेत लेकर आए हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया है और कुछ और ऐसी घटनाएं जो शायद हमें उद्वेलित कर रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या जो एक चर्निंग है, जिसे मैं कहता हूं फाइनेंशियल चर्निंग हो, पॉलिटिकल चर्निंग हो या सोशल चर्निंग हो, ये सभी चर्निंग एक साथ चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़े लेवल का जो डिस्टेबिलिटी है इन तीनों डोमेन्स के अंदर, शायद ये किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। पड़ोसी हमारे वैसे ही इस समय बहुत बुरे हालात में है, पाकिस्तान हो या उधर नेपाल में भी इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार के हालात भी खराब हो रहे हैं। इन हालातों को अगर देखा जाए तो फिर हमारे लिए चॉइस क्या बचती है? और जो हमारे नागरिकों के सामने परोसा जा रहा है अनैतिकता का पाठ, वो अपने आप में शायद मुझे लगता है कि विशेष रूप से जहां पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है, राष्ट्रपति जी उसका पार्ट नहीं होंगे। आई थिंक इट्स ए स्टोरी। मुझे लगता है कि संवैधानिक इतिहास के अंदर शायद ये सबसे बड़ा ब्लंडर भी होगा या सबसे बड़ी अनैतिकता भी होगी। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत बड़े विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। खान साहब, हालात कुछ ऐसे ही हैं और मैं दर्शक मित्रों आपको याद दिला दूं कि हमारे डॉक्टर खान साहब जो हैं डेलावेयर यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहाँ पर एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जहाँ उनके अंडर में जो बच्चे हैं पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। पब्लिक पॉलिसीज हों या फिर रिलीजियस स्टडीज हों या और कई किस्म की स्टडीज हों, उसके वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और अमेरिकी प्रशासन समय समय पर उनसे जानकारियां भी प्राप्त करता है, सलाह भी लेता है। हमारा भाग्य है कि आज डॉक्टर खान हमारे साथ हैं। खान साहब, पहले भाग के अंदर हम इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। हालात तो खराब हुए हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश कर देता हूं, जी, आपकी फीडबैक लेता हूं। हमारी जो इनकम है भारतीयों की, हम बड़ी मुश्किल से वापस से 2019 के लेवल पे आए हैं, बड़ी मुश्किल से खींचतान के, एक्सपेंडिचर में भी और इनकम में भी। सरकार के खजाने भरे हैं। सिर्फ एक ही फिगर बताऊंगा, जीएसटी कलेक्शन 2020-21 में, यानी कि 2 साल पहले, सिंपल भाषा में कहा जाए तो 11,40,000 करोड़, 11,40,000 करोड़। और 2 साल बाद 22-23 के अंदर 18,10,000 करोड़, यानी कि करीब 65 से 70% का इंक्रीज है जीएसटी कलेक्शन में। सर, हमारी इनकम तो 70% नहीं भरी है, हमारी इनकम तो स्टैग्नेंट है, हमारी इनकम तो काफी लोगों की कम हो गई है, 82 करोड़ को खाने को नहीं है। और जीएसटी कलेक्शन ऑलमोस्ट 65% के आसपास बढ़ जाता है। तो सर, जो हमारे पास था वो भी तो सरकार ने वापस ले लिया, बल्कि कहा जाए तो स्नैच कर लिया। एक यही फिगर काफी है बताने के लिए कि सरकार के खजाने तो भर गए, लेकिन हम आम भारतीयों के खजाने खाली रह गए और हम तरसते भी रह गए। हाँ सर। सर, इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। एक तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक बूमिंग, मतलब ये तेज़ी से बढ़ रही है इकोनॉमी, नंबर 5 हो गई है, बर्तानिया से आगे हो गई है जीडीपी में, और फिर हो सकता 3 साल के अंदर ही
या 4 साल के अंदर इट विल कैच अप विद जर्मनी और जापान, इट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, तकरीबन 3.6 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के शख्स है, आपने सुना होगा अशोका मोदी को, मैंने इनका इंटरव्यू किया, IMF के ये बैंकर रखे, ये कहते हैं इंडिया इज ब्रोकन। सर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, एक तरफ ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है, दूसरी तरफ दूसरे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद इंडिया की स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बूम हो रही है वो ट्रेड रिलेटेड है, एक्सपोर्ट रिलेटेड है, और जो बड़े कंपनीज हैं, अगर आप देख लें इंडिया दो है, जो अमीर लोग हैं वो बूम हो रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। अदानी को देख लें आप, वो कितने बिलियन से वो कितने बिलियन तक तेजी से जो ऊपर का 1% 10% क्रस्ट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को, और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वेल्थ एक्यूमुलेशन को। लेकिन जो नीचे का तबका है, नीचे का 20%, नीचे का 50%, ना तो उनकी रियल इनकम में ग्रोथ हो रही है, ना उनकी जो है सो क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में। तो मैं आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की एक नज़रिया देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अमेरिका में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो हम एक यूं कहिए कि चीट कोड का इस्तेमाल करते हैं टू गेस के प्रेसिडेंट जीतेगा या नहीं, और वो चीट कोड को हम मिजरी इंडेक्स कहते हैं। मिजरी इंडेक्स इज इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट 10% से ज्यादा हो तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट नहीं होता। अब आप इंडिया का देखें, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें मंथ थ्रू मंथ इट इज वेरिंग बिटवीन 7.5 और 8.5 जी। और इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 7% के खिलाफ करीब है। तो आप देखें इंडिया का मिजरी इंडेक्स 14-15% के करीब है। यानी आप अनलेस यू आर ए वेरी रिच इंडियन, आप कुछ ना कहीं यू आर एक्सपीरियंसिंग अनहैप्पीनेस, डिसकंटेंटमेंट, नाखुशगवार हैं आप महंगाई से या बेरोजगारी से। लेकिन जो बेरोजगारी का जो हम मेजर करते हैं ना, आप तो जानते ही होंगे दिनेश साहब के, वी जब हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज 7%, हम कह रहे हैं कि वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनमें से सिर्फ 7% को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन वो जो मायूस होकर नौकरी ढूंढना छोड़ दिए हैं उनको नहीं गिनते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, आप लेबर मार्केट में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो देखते हैं। तो पिछले 5 साल पहले अगर आप जाते तो 2018 में, तो इंडिया का लेबर पार्टिसिपेशन रेट 46% था। जी। यानी वो सब लोग जो काम कर सकते हैं उनमें से सिर्फ 46% लोगों के पास जॉब थी। यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर नॉट इन द लेबर फोर्स। लेकिन अब 40% है सिर्फ। यानी 6% ऐसे लोग हैं कि मायूस होकर वो नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिए, एंड दे आर नॉट शोइंग अप इन द अनएम्प्लॉयमेंट। उसका मतलब ये है कि द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज मोर देन 15%। तो ये एक सरप्राइज है कि वी आर हैविंग ए वेरी पेक्यूलियर इकोनॉमी जिसमें जीडीपी ग्रोथ है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इट इज वेरी स्ट्रेंज। उसका मतलब यह है कि पैसा पूरे मुल्क में सबका साथ, सबका विकास नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ चंद लोगों का हो रहा है। दैट इज वन स्केरी थिंग। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, अब आपके सुनने वालों को कहता हूँ जरा गौर से सुने, मैं इसको दोबारा रिपीट भी करूंगा, इज द सिचुएशन विथ वुमेन इन इंडिया। अगर आप जाके देखें औरतों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कहेगा कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 10-12% है, अर्बन 6% है। वो मिसलीडिंग फिगर्स है। अगर आप जाके लेबर पार्टिसिपेशन देखें औरतों का, तो वो इस वक्त सिर्फ 23% है। जी। और आज से 15-20%, इस आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो 26-27-28% लेबर पार्टिसिपेशन रेट था। मैं आपको बताता हूँ ये जो 23% जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, इंडियन औरतें जो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आईआईटीज को जाती है, एमबीएस करती हैं, पीएचडी करती हैं, नॉवेल्स लिखती हैं, देयर आर
I can think of 100 famous women writers, educated, finance minister हमारी women है इस तरह. उसके बावजूद टू हैव ओनली 23% लेबर पार्टिसिपेशन, यानी बहुत सारे पढ़े लिखी औरतें बेरोजगार हैं. और अब मैं बॉम्ब ड्रॉप करने वाला हूं. आप मुझे बताएं दुनिया में. यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं, इस जी हाँ. विमेन लेबर फोर्स के अंदर बहुत बड़ी संख्या जो काम करने वाली है उन महिलाओं की है जो मजदूरी का काम करती हैं, जी हाँ. जी हाँ. बिल्डिंग्स बनाने का काम करती हैं, खेतों लेबर. में खेती और मजदूर है, उसके अंदर है, या बाकी जगह मजदूरी करती हैं. तो यहाँ पे पढ़ी लिखी महिलाओं से ज्यादा संख्या वो महिलाओं की है जो कम पढ़ी लिखी है और मजदूरी करती हैं. जी डॉक्टर साहब. तो अगर हम, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम उसको डिवाइड कर दें कि ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, तो व्हाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा है बहुत औरतों ज्यादा. का. एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट. बट मैं अब आपसे पूछता हूँ कि इमेजिन करें सारी दुनिया में जहां तक औरतों का पब्लिक रोल है, सबसे बुरी मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान, अंडर द तालिबान. अफगानिस्तान का वुमेन्स पार्टिसिपेशन 19% है इन द लेबर फोर्स, 19, और इंडिया का 23 है. देख लें आप लोग, गूगल कर लें वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स. वर्ल्ड बैंक का सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, सारे कंट्रीज का. और देख, तो दिस इज ए वेरी शॉकिंग पार्ट कि पढ़ी लिखी औरतों को जॉब्स नहीं मिल रहे. किस वजह से नहीं मिल रहे? एक बहाना ये बना कि कोविड में दे ट्राई टू फायर द वुमेन फर्स्ट, ताकि फैमिली में ना अर्निंग बंदा रहे. सो आई थिंक ये एक, दिस इज ए बिग चैलेंज इंडिया की इकोनॉमी के लिए कि परकुलेट डाउन नहीं हो रही है. दिस, देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली एक सोशलिस्ट मुल्क है, लेकिन वी आर नाउ इनटू राइट विंग इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा हो गई, बिजनेस फ्रेंडली, कि हमारा इकोनॉमी बिजनेस फ्रेंडली हो गई है, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. पैसा अमीरों के पास ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, गरीबों के पास बिल्कुल नहीं जा रहा है. सो ये कब तक चलेगा? देयर समथिंग इज गोइंग टू ब्रेक समवेयर, जैसा आपने फार्मर्स के प्रोटेस्ट में देखा. समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन. और ये जो 2000 का जो नोट निकाले हैं ना, मतलब इस पे काफी लोगों ने तबसरा ऑलरेडी कर चुका है. लोगों ने, दे हैव रियलाइज के पहले तो ये करेंसी ज्यादा फ्लोट हो ही नहीं रही थी. इट केम, वो पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद ये आई थी. लेकिन देखिए, ये जो बड़ी नोट है जो यूज नहीं होती, कॉमन, आप तरकारी खरीदने के लिए तो नहीं जाएंगे ना. सो समथिंग लाइक, ये जैकेट शायद मिल जाएगा आपको 2000 रुपए में, तो इससे ऊपर की चीजें खरीदने में कैश काम आएगा वो. बट आई हैव अ फीलिंग कि दिस हैज वंस अगेन बीन यूज्ड फॉर ब्लैक मनी होर्डिंग. तो वो लोग जो तकिए के नीचे पैसे पलंग के नीचे छुपा के रखते हैं, उनके पास ये 2-2 हजार के नोट है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं है वो नोट. तो अब क्या हो गया है कि लोग जब जाके वापस करेंगे, और तो मुझे लगता है देयर इज एन अटेम्प्ट टू सॉर्ट ऑफ लॉन्डर द मनी कि जो ब्लैक मनी है वो थोड़ा वाइट हो जाएगी. दैट इज वन डिफरेंट. द अदर थिंग इज कि बाज लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि इंडिया के सारे इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, स्टेट के इलेक्शन से, और फिर 2024 में, तो ये जो बड़े नोट है दे डू प्ले अ रोल इन इलेक्शन फाइनेंसिंग. तो उसको कंट्रोल करने की भी एक कोशिश की जा रही है कि मनी हैज बीन विथड्रॉन. सो आई हैव अ फीलिंग कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें हाइप बहुत ज़्यादा है, और क्रिटिकल डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, खासतौर से पब्लिक मीडिया में. तो पब्लिक के पास कुछ अलग ही, मतलब दो चीज़ें हो रही है. एक, मैं काफ़ी, जो लोग मेरे शोज पर देखकर मुझसे कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्ड भी करता हूँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ इल्यूजन, माया जाल की तरह फंसे हुए हैं वो, कि इंडिया की इकोनॉमी इज बूमिंग, ऐसा जैसा कि कल चाइना और परसों अमेरिका को पास कर लेंगे. ठीक है. अमेरिका की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन है. इंडिया की इकोनॉमी को बाजू रखे तो भी $20 ट्रिलियन अभी रखे हुए हैं, यानी इंडिया के और 7 साल. सो पीपल शुड अंडरस्टैंड. फिर वो कहते हैं कि चाइना इज डाउन, चाइना इज ऑल्सो कॉट अप. सो पीपल हैव टू हैव अ वेरी क्रिटिकल व्यू. और मैं सुना कि पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स वगैरह, जो इंडिया का एजुकेशन है, बास डिग्री इतनी बेकार है कि वो इंजीनियर बन के भी उनको 10-15-20 हजार रुपयों का नौकरी नहीं मिल रही है. और तीसरी चीज ये है जो अशोका मोदी ने पॉइंट आउट किया है कि जो हम कहते हैं ना, इंडिया में जो जितना एम्प्लॉयमेंट है, लेबर पार्टिसिपेशन 40% है, ही सेइंग कि लोग अंडर एम्प्लॉयड है. जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है वो भी अंडर एम्प्लॉयड है, खासतौर से रूरल एरिया पे. अगर आप खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं,
अगर आप कह रहे हैं कि आई एम एम्प्लॉयड, आई वर्क ऑन माई फील्ड, लेकिन हो सकता है कि 4 महीने आप साल में नहीं काम कर रहे। बिल्कुल। सो देयर इज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट फैक्टर जो फैक्टर नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ। तो क्योंकि हम ये नहीं गिनते कि लोग फुल टाइम, जैसा अब मैं काम करता हूँ, ऑफिशियली तो मैं 40 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब से रिलेटेड 48, दूसरी चीजें मिला ले मैं 60-65 घंटे काम कर लेता हूँ हफ्ते में। बट बाज़ लोग ऐसे हैं जो 30 घंटे काम करते होंगे, 25 घंटे काम करते होंगे पूरे हफ्ते में। सो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट आल्सो इन द इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी नीचे ज़रूर खींचे जा रही है और लोगों की एवरेज प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और उसका हिसाब नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ यहाँ पे जो आल्सो अंडर एम्प्लॉयमेंट है डॉक्टर साहब, वो अब हिंदुस्तान में तो कोरियर वाले और खाना पहुंचाने वाले और बाकी जो माल घर में पहुंचाते हैं, जो हम नेट से मंगा लेते हैं, नेट बैंकिंग से मंगा लेते हैं या ई कॉमर्स से मंगा लेते हैं, तो हमने पाया कि उनमें से बहुत सारे लड़के ग्रेजुएट भी हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, 8-8 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, घर में खाना पहुंचाते हैं या अमेज़न, फ्लिपकार्ट के कुरियर लेके आते हैं, कुछ और चीज़ें लेके आते हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं, चूँकि मार्केट में कोई जॉब है नहीं, तो मजबूरी में वो जॉब पिकअप कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी एक किस्म का अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है देखा जाए तो, कि नहीं, जो दैट उनकी इज़ योग्यता है वो तो उनको मिलता नहीं है और वो बिल्कुल। बिल्कुल उससे 4 दर्जे नीचे का आके जॉब वो कर रहे हैं, जो कि अनपढ़ भी कर सकता है सर। नहीं, बिल्कुल, व्हाट यू आर सेइंग इज़ वेरी ट्रू। सर, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहनता हूँ। अगर आप हम चश्मा निकाल देते हैं ना, दुनिया अलग लगती है। जब चश्मा पहनते हैं, थोड़ा क्लियर नज़र आती है ना दुनिया। मैं आपको एक और खतरनाक बात बताता हूँ। आज इंडिया में सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट ले लें, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स ले लें, जिन्हें चाहे उनको ले लें, वो सब बगैर चश्मे के देख रहे हैं इंडिया को, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। आपको पता है सेंसस नहीं हुआ, 2021 का सेंसस, हम आ गए हैं 23 में। तो हम जो सारी चीजें बात कर रहे हैं ना, वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे कर रहे हैं। पता नहीं इंडिया कितना बदल गया है उस 10 साल में, डेमोग्राफिक्स। सो आई हैव अ फीलिंग कि हर इकोनॉमिक इंडेक्स जो हम मेजर कर रहे हैं ना, ये लेबर पार्टिसिपेशन, ये 2011 का सेंसस के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन एस्टिमेट। तो आई हैव ए फीलिंग के बास चीज़ें जो है, इंडिकेटर्स, वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्राइसिस की जो सिचुएशन है। सो आई हैव ए फीलिंग कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार, वो डेटा के साथ ना इज नॉट प्लेइंग फेयर। तो सेंसस भी वो कराएं जल्द से जल्द, मेरे ख्याल से वो इलेक्शन के बाद ही कराएंगे, क्योंकि वो कास्ट वगैरह नहीं गिनना चाह रहे हैं। दे आर अफ्रेड के पता चल जाए कि पॉपुलेशन कम हो गया है मुसलमानों का, कास्ट का डिविजन बढ़ गए हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर इलेक्टोरल सक्सेस। तो इलेक्शन के बाद ही शायद दे विल टॉक सम टाइम, अगर वो जीत जाते हैं तो। बट आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया में पिछले 3-4 साल से डेटा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको जी, पता है, जब कोविड हो रहा था, तो यहाँ पर अमेरिका में हम लोग इंडिया में डेथ्स जो मैनेज कर रहे थे, डेली डेथ रिपोर्ट जो होती थी बाद स्टेट्स में, हम उसको कंपेयर करते थे पिछले साल से। अगर पिछले साल 100 लोग मरे, इस बार 120 मर रहे, सडन स्पाइक्स, सो वी आर ट्राइंग टू एट्रीब्यूट दैट टू कोविड। लेकिन 4-5 महीने के बाद वो डेटा भी बंद हो गया, वो अब नहीं मिलता आपको डेली डेथ। इस तरह के कई डेटा सोर्सेस इंडिया में इकोनॉमी को लेके, प्रोग्रेस को लेके, वो बिल्कुल ही मुश्किल हो गई है मिलना, जिससे जी बिल्कुल। अच्छी पॉलिसीज नहीं बन मैं तो सकते।